तो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये रिलेटिवली बहुत इजी टॉपिक है, बट अगेन अगर हम दोनों ही जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है, क्योंकि इस चैप्टर में से जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला पार्ट हो गया और एक्सपेरिमेंट्स वाला जो पार्ट हो गया, तो ये दोनों ही पार्ट जो है आईआईटी में एकदम फेवरेट टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, 100% सही होने चाहिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगी भाई, फिजिक्स में बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, व्हाट इज ऑल अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स इज सिंपली स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। नेचर के जो भी लॉज हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। नेचर का लॉज, जैसे बेसिक लॉ के बारे में बात करें, जैसे अर्थ है तो अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और वो फोर्स की वैल्यू, वो फोर्स का नाम न्यूटन ने दिया, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वैल्यू भी हमको पता है, ठीक है ना। तो दिस इज लॉ ऑफ नेचर, that each and every mass attracts another mass towards it, so this is law of nature। तो इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि हम फिजिक्स में कभी भी क्यों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब मेरा कहने का ये कि कोई ऑब्जेक्ट है, हमने ग्राउंड से छोड़ दिया उसको h हाइट से, तो वो ग्राउंड पे जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि सर ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। बट अगेन जो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ये जो वर्ड है, ये न्यूटन नहीं दिए ना। तो क्या बिफोर न्यूटन वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं जाता था? तो बिफोर न्यूटन भी वो नीचे ही जा रहा था, बट एट दैट टाइम ये बात एक्सप्लोर्ड नहीं थी, ठीक है ना। सो दिस इज लॉ ऑफ नेचर, ये नेचर का लॉ है, इसके पीछे कोई क्यों का जवाब नहीं है। हाँ, उसको हम स्टडी करेंगे, उसको एक नाम देंगे, वी कॉल इट ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, सेम टाइप का जो लॉ है वो सारे ऑब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल होगा। मतलब जैसा मोशन किसी पार्टिकल का अर्थ सरफेस के ऊपर है, वैसे ही मोशन हो सकता है मार्स सरफेस भी हो, ग्रेविटी की वैल्यू बदलेगी। तो बेसिक लॉ का मतलब ये हुआ कि लॉ के पीछे हम कभी क्यों का जवाब नहीं दे पाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज नेचुरल लॉ, नेचर का लॉ है ये, ठीक है। दूसरा है कि कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको वेरीफाई तो किया जा चुका है अभी तक, बट उनके पीछे का जो बेसिक लॉ है वो हमको नहीं पता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। कुछ चीजें एक्सप्लोर हो रही हैं टाइम टू टाइम, तो जिन चीजों की रीजन पता है, जिन चीजों की लॉ पता है, वो हम लॉ स्टडी करेंगे, बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में भी हम कोई क्यों का जवाब नहीं दे पाएंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये पर्टिकुलर रिजल्ट आया है। और तीसरा पॉइंट है डेफिनेशन। कोई भी पॉइंट हम जब डिफाइन करते हैं, कोई भी क्वांटिटी जब हम डिफाइन करेंगे, तो हम उसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मार्कअप करते हैं कि भाई ये इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन है। तो यही डेफिनेशन क्यों है, कुछ और डेफिनेशन क्यों नहीं है, तो वो तो डिपेंड करेगा कि जब उस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो भी लोग होंगे उन्होंने मिलकर जो भी उसका एग्रीमेंट बना होगा कि नहीं ये पर्टिकुलर डेफिनेशन परफेक्ट है, तो वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। एट दैट टाइम कुछ और डेफिनेशन बनी होती तो वो फॉलो करते हैं। तो डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड नेचुरल लॉज, इन तीनों के पीछे कोई क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, ये है कि जैसे लॉ हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, तो उसके बाद सेम चीज सारे के सारे सेम ऑब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। तो फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, ठीक है ना। तो चाहो तो एक लाइन इसमें मेंशन भी करते जाओ, आपको नोट्स साइमल्टेनियसली अपने बनाने हैं, ठीक है ना। आपके सामने स्क्रीन पे मैं तो लिखूंगा ही, बट आपके पास आपकी कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, लिखने से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। कई बार क्या होगा कि सामने देख रहे हो, समझ में आ जाएगा, लेकिन वो माइंड में तभी बैठेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम जब आप उसको कम से कम एक या दो बार लिख जरूर लोगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी नोट्स हैं, वो आपको एक प्रॉपर नोटबुक बना के रखनी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ऐसे ही लिख सकते हैं दैट फिजिक्स इज स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो अबाउट मेजरमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीजें भी इसमें आएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि फिजिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं, तुमने सुना होगा फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो बताओगे कि फिजिकल क्वांटिटीज हम किनको बोलते हैं? व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज?
Can anybody tell? What are physical quantities? देखो जैसे फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एनर्जी हो गया, तो ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये बताओ कि इन क्वांटिटीज में ऐसी क्या खास बात है जो हम इनको फिजिकल क्वांटिटीज बोल रहे हैं? क्योंकि सर इसको मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट के लिए सर, ये मेजरमेंट के लिए किसी चीज की मेजर करने के लिए यूज होती है? नहीं, किसी चीज के मेजर करने के लिए नहीं, थोड़ा सेंटेंस सही करना पड़ेगा। सर हम बोल सकते हैं कि ऐसे, हाँ बोलिए बोलिए। सर इनमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होती हैं। मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों होते हैं, करेक्ट। इट इज अगेन प्रॉपर्टी। तो इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनफैक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड accurately and precisely is a physical quantity. There are some things, few things which cannot be measured. ठीक है, like I am very happy that I am taking first class. So how much happy? So happiness you cannot count. Happiness you cannot measure. Happiness, anger, emotions, they are not measurable quantities. So they are not physical quantities. Physical quantities किनको बोलेंगे? Those which can be measured accurately and precisely. तो बस एक लाइन इसमें यही लिख देंगे, बस ज्यादा नहीं। Quantities which can be measured accurately and precisely. ठीक है ना? Quantities which can be measured accurately and precisely. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव फोर्स, वी हैव वेलोसिटी, वी हैव डिस्टेंस, दे आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब ये बताओ सबसे पहले कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना है तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी नीड? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी नीड for measurement of physical quantity? यूनिट होनी चाहिए। We need correct. We need units for measurement of any physical quantity. We need unit. तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बाकी लोग? सर बीच बीच में अटक जाती है। बीच बीच में रुक गया है। लैग होता है। क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस। क्लियर नहीं आ रही है? अभी नहीं आ रही है? अभी जस्ट या फिर इसके पहले क्लियर थी ना? सर अभी नहीं आ रही है। लोग अपना वीडियो ऑफ करके रखो, इंटरनेट का कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है। और सर। जब बोल एक्चुअली क्या होता है ना, साइमल्टेनियसली जब सब लोग माइक अनम्यूट कर लेते हो तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना? ओके, सो वी नीड यूनिट्स। तो यूनिट्स के बारे में हम लोग लिख सकते हैं the measurement of physical quantity. The measurement of a physical quantity is done with the help of corresponding unit. With the help of corresponding unit. अब देखो कोई भी क्वांटिटी को अगर हमें मेजर करना है तो हमें, जैसे सपोज लेंथ की बात करें तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए, एक स्केल चाहिए। स्केल इज व्हाट? स्केल इज सिंपली जो उसका लेंथ हमको बताएगा। तो स्केल में खास बात क्या है? स्केल में खास बात ये, तुम देखो तो स्केल में सेंटीमीटर्स, इंचेस के साइन बने हुए हैं, ठीक है ना? और वो जो सेंटीमीटर और इंचेस हैं उसी को हम लोग यूनिट बोल रहे हैं। तो लेंथ मेजर करना है तो हमें सेंटीमीटर चाहिए, मीटर चाहिए, इंचेस चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें मास मेजर करना है तो हमें किलोग्राम, ग्राम चाहिए। सिमिलरली हमको वॉल्यूम मेजर करना है
तो हमें लीटर चाहिए, mm चाहिए, इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट जरूर होगा, ठीक है ना। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं दे ऑल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर यूनिट्स। तो यूनिट्स सिस्टम कौन कौन से हैं? तो देखो पहले क्या था कि सभी कंट्रीज जब उतना आपस में कम्युनिकेशन नहीं था, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की यूनिट्स का डेवलपमेंट हुआ। जैसे कुछ लोगों ने लेंथ को मीटर में मेजर किया, कुछ लोगों ने लेंथ को फुट में मेजर किया। तो इस तरह से हर एक रीजन के लिए अलग अलग यूनिट्स थे। तो जैसे सबसे पहले यूनिट्स कौन कौन से थे? एक तो था MKS, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और कौन कौन से थे? और एक सिस्टम था जिसको बोलते हैं CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सिस्टम था FPS, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। MKS में मतलब समझ गए, MKS इज मीटर किलोग्राम सेकंड, एंड सिमिलरली CGS इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एंड FPS इज फुट पाउंड सेकंड। तो था क्या, आपस में रिलेशन था, लेकिन हर एक के लिए जो यूनिट है वो अलग अलग है। जैसे लेंथ का ही यूनिट देखें तो एक में मीटर है, एक में सेंटीमीटर है और एक में फुट है। तो सभी अपने अपनी जगह सही है, बट सबके लिए कन्वेंशन, सबके लिए डेफिनेशन उस एक यूनिट का अलग अलग है। तो फाइनली क्या हुआ कि भाई जब आपस में तालमेल बढ़ा तो सभी को लगा कि हमें एक कॉमन सिस्टम फॉलो करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि ये सारे सिस्टम ऑब्सोलीट हो गए और एक नया सिस्टम जनरेट हुआ जो इंटरनेशनली सभी लोग फॉलो करते हैं, और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं SI, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या किया गया, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सभी को एक पर्टिकुलर यूनिट प्रोवाइड किया गया कि ये क्वांटिटी इसी यूनिट में मेजर होगी, और उस यूनिट को प्रॉपर्ली डिफाइन भी किया गया। लाइक व्हाट इज 1 मीटर? तो 1 मीटर का एक प्रॉपर डेफिनेशन है। 1 मीटर का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 अपॉन, अब जो स्पीड ऑफ लाइट है विच इज अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट अगर एग्जैक्ट स्पीड लिखे अगर हम अप टू 8 डिजिट्स तो इट कम्स आउट 2997684 इस तरह से करके कुछ आती है। तो 1 मीटर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 अपॉन 2997684 इन दिस मच सेकेंड। इतने टाइम में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज 1 मीटर। तो क्या है कि हर एक यूनिट का एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि हाउ मच इज 1 मीटर, हाउ मच इज 1 किलोग्राम, हाउ मच इज 1 सेकेंड। तो हमें हर यूनिट को एक प्रॉपर डेफिनेशन देना होगा, हर एक को प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा। तो यूनिट्स जब भी हम डिफाइन करते हैं उसमें खास बात क्या होनी चाहिए, यूनिट्स जब भी हम डिफाइन कर रहे हैं नीचे लिख सकते हैं कि यूनिट्स मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यूनिट्स अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो यूनिट्स के अंदर फिक्स प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहले बोलते हैं कि यूनिट्स मस्ट बी वेल डिफाइंड, मतलब उनकी डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डेफिनेशन उनकी होनी चाहिए कि भाई दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर। सिमिलरली हम अगर यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, उसका डेफिनेशन ले रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि सेम टाइप का यूनिट सभी के पास अवेलेबल हो। मतलब हम कुछ ऐसा डेफिनेशन नहीं डिफाइन करें जो कुछ कंट्रीज में अवेलेबल ही नहीं है, तो वो उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर अगेन कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो यूनिट्स मस्ट बी इजीली अवेलेबल, ठीक है। अब जैसे सोचो कि लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ में हम लोग अगर इजीली अवेलेबल की बात करें तो लेंथ तुमने सुना होगा पहले इस तरह से मेजर कर लेते थे हैंड से ना, दिस इज 1 2 3 4 करके, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन अवेलेबल यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये वाला यूनिट क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? व्हाई इट कैन नॉट बी यूज्ड? क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें? तुम बोलोगे कि भाई इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर एक का ये जो साइज है वो तो अलग अलग आएगा ना। तो यूनिट अगर अलग अलग आ रहा है यानी वेरिएबल है तो इट कैन नॉट बी ए यूनिट, ठीक है ना। इजिली अवेलेबल है तो क्या होगा, वेरिएबल है ना ये, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड। तो हम लोग बोलेंगे कि यूनिट्स कैसे होने चाहिए, इजीली अवेलेबल।
इनवेरिएबल, इनवेरिएबल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इजली अवेलेबल, वेल डिफाइंड, ठीक है ना। फिर एक बात ये बोलते हैं दैट दे शुड बी इजली रिप्रोड्यूसिबल। इस लाइन का मतलब क्या है? इजली रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये है कि उनकी क्लोनिंग हम आसानी से कर पाए। ऐसा ना हो कि 1 kg हमने डिफाइन कर लिया, अब जिसने डिफाइन किया केवल उसी के पास है, बाकी लोगों के पास 1 kg नहीं है, क्योंकि इसको रेप्लिका नहीं कर सकते हैं। तो रेप्लिका क्लोनिंग इजी होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं इजली रिप्रोड्यूसिबल, जिससे ये सभी जगह अवेलेबल हो। और लास्ट में बोल सकते हैं ऑफ कोर्स एक्सेप्टेड टू ऑल। तो अगेन ये 5th पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट 4 जो लिखे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 4 होंगे तो 5th वाला तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है उसको हमें डिफाइन करना है, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, करेक्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ऐसे सोचो कि फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है फिजिक्स में, कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको मेजर करना है देन ईच फिजिकल क्वांटिटी मस्ट यूनिक यूनिट। नहीं, फिजिकल क्वांटिटीज तो फिजिक्स में मोर देन 100 है। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में मोर देन 100 आएंगी भाई, सारे काउंट करो। मास हो गया, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट। हमको ये मालूम है कि अगर हमको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है देन वी रिक्वायर अ प्रॉपर यूनिट। अब ईच फिजिकल क्वांटिटी विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन यूनिट्स। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 100 क्वांटिटीज अगर हैं तो हमें 100 टाइप की यूनिट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, और 100 टाइप की यूनिट्स डिफाइन करने के बाद 100 टाइप के उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस भी बनेंगे। बोलो, अब 100 टाइप के डेफिनेशंस अगर हो गए हमारे सामने तो इमेजिन कि वो हैंडलिंग कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी ना। मतलब यूनिट्स का भी एक डिक्शनरी आ जाएगा कि ये डिक्शनरी यूनिट्स का है, इसमें सारे यूनिट्स दिए हुए हैं सारे क्वांटिटीज के। तो डिस्कशन के बाद ये चीजें आई कि हमें सारे फिजिकल क्वांटिटीज को इंडिविजुअली यूनिट असाइन करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सेलेक्ट करनी होंगी, मिनिमम नंबर। और उस मिनिमम नंबर को अगर हम इंडिविजुअल यूनिट प्रोवाइड कर दें तो बाकी जो बची फिजिकल क्वांटिटीज होंगे उनके यूनिट्स इनके यूनिट्स पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेंथ को मीटर असाइन करते हैं, दैट लेंथ विल बी मेजर्ड इन मीटर एंड मीटर इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो मीटर अगर हमने असाइन किया लेंथ को, then we do not need to assign a separate unit for area, because area will become meter square. We don't require to assign a different unit for volume becomes meter cube. तो इस तरह से क्या होगा कि सारी क्वांटिटीज को हमें अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ढूंढा गया कि एक काम करते हैं, एक मिनिमम सेट निकालते हैं जिसपे बाकी सारी क्वांटिटीज डिपेंडेंट हो, और वो मिनिमम सेट ऐसा होना चाहिए कि उनका आपस में कोई भी डिपेंडेंस नहीं हो, उनका आपस में कोई भी डिपेंडेंस नहीं हो। तो अब देखो जैसे क्या किया गया, तो उसी सेट को क्या बोला गया, फंडामेंटल सेट ऑफ यूनिट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा यही पड़ेगा, फंडामेंटल यूनिट्स, या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, दे आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। सर आपकी वॉइस फिर से क्लियर नहीं आ रही सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है? नो सर। सर सर लैग हो रही बहुत। लैग हो रही तो आपका इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा भाई। आप लोग एक काम करो, घर पे एक ऐसी पोजीशन में जाके लेक्चर करो जहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ सबसे अच्छी हो। सर बेस्ट स्पीड आ रही है 8 Mbps डाउनलोड, वही अभी चेक किया था।
नहीं, अब अगर उस पे देखो, उस पे मोबाइल वाले पे क्या होता है ना, कभी हाई लो चलता रहता है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। मैं तो लेक्चर ले ही रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से, सारे लेक्चर्स और दूसरे क्लासेस के, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सर पीसी में सही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं बाद में रिपीट कर दूंगा एक बार, ठीक है ना, डोंट वरी। जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी मैं बाद में रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स। देखो, मैंने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में ये बोला कि सारे के सारे क्वांटिटीज को अलग अलग यूनिट्स हमें असाइन करने की जरूरत नहीं है। हमें एक मिनिमम सेट ढूंढना होगा जिसको हम अगर अलग अलग यूनिट्स असाइन कर दें तो बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो इसी पे डिपेंडेंट आएंगे, इसी फंडामेंटल वाले पे डिपेंडेंट आएंगे। तो इसीलिए इनको हम लोगों ने बोला फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स। और देखा गया कि सारी क्वांटिटीज के लिए अगर हम एक मिनिमम सेट बनाते हैं तो वो सेट का नंबर निकल के आया 7। तो देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इन 7 के अलावा जितने भी बचेंगे वो सारे के सारे यूनिट्स इन 7 पे डिपेंडेंट आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आगे लिख सकते हैं कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। कौन कौन से हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स? तो इसमें एक काम करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है। फिर उस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल क्या है, एंड देन उसका एसआई यूनिट और उसका सीजीएस यूनिट, क्योंकि सीजीएस यूनिट भी पॉपुलर होगा, हम लोगों को यूज करना पड़ेगा कई बार, तो वो भी देख लेते हैं साथ ही साथ। तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास। मास का सिंबल हो जाएगा एम। एसआई यूनिट इसका बनेगा किलोग्राम, ठीक है ना। देखो, किलोग्राम में जब के लिखते हैं तो स्मॉल रखते हैं, किलोग्राम, एंड सीजीएस यूनिट इज ग्राम। देन नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ को हम एल से डिनोट करेंगे। लेंथ का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर और सीजीएस यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। देन टाइम। टाइम के लिए सिंबल हम लोग यूज करेंगे टी। एसआई यूनिट हो जाएगा सेकेंड और इसका सीजीएस यूनिट भी सेकेंड है, तो सेकेंड SEC भी लिख सकते हैं या फिर सिंपली S लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वांटिटी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम K से या फिर थीटा से डिनोट कर सकते हैं और इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट बनेगा इसका केल्विन, और अगर सिंबल लिखेंगे तो सिंपल K बनेगा। एंड CGS यूनिट इज डिग्री सेल्सियस। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से या फिर A से डिनोट करेंगे, I और A, और उसका SI यूनिट बनेगा उसका एम्पियर, ठीक है। और CGS यूनिट चार्ज पर सेकंड। नहीं, चार्ज पर सेकंड कैसे? चार्ज तो अपने आप में क्वांटिटी है। कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड इज सेम एज एम्पियर। कूलम पर सेकंड इज सेम एज एम्पियर। इसका CGS यूनिट होता है बायोट, ठीक है। एंड 1 बायोट इज इक्वल टू 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। देन नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम लोग मोल लिखते हैं और SI यूनिट मोल बनेगा। CGS यूनिट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। मतलब क्या था, जब तक मोल्स
को डिफाइन करने की बारी आई तब तक सीरीज सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया था, तो कोई जरूरत नहीं पड़ी उसको डिफाइन करने की. एंड नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल हम लोग यूज करते हैं CD एंड SI यूनिट इज कैंडला. अगेन CGS इज नॉट डिफाइंड. So these are 7 फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स की खास बात ये है, नीचे लिख सकते हैं द फंडामेंटल set of units is selected such that their units are independent of each other. ठीक है ना? which means a fundamental unit cannot be expressed in terms of rest of the units. आपस में डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, independent of each other, and a fundamental unit cannot be expressed in terms of rest of the units. मतलब अगर तुम चाहो कि भाई हम लोग मास को या फिर किलोग्राम को मीटर सेकेंड केल्विन एम्पियर मोल और कैंडला के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं आएगा. करेक्ट ना? यस सर. यस सर. ठीक है. अच्छा, अदर देन फंडामेंटल जितनी भी क्वांटिटीज रिमेनिंग आए फिजिक्स में वो सारे के सारे कहलाए, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स. derived physical quantities or derived units. और इसमें लिख सकते हैं that these units can be expressed in terms of fundamental units. These units can be expressed in terms of fundamental units. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी से स्पीड, तो स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं? स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट ऑफ स्पीड विल बिकम मीटर पर सेकेंड. तो हमें स्पीड को अलग से यूनिट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इट इज सिंपली मीटर पर सेकेंड. Similarly, if we say density, so density is mass over volume. तो यूनिट क्या बनेगा? यूनिट ऑफ डेंसिटी becomes kg पर मीटर क्यूब. तो इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज बचेंगी वो सारी की सारी हो गई derived physical quantities और their units are called derived units. बोलो. तो यहाँ तक डिफरेंस क्लियर है? व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स एंड व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स? यस सर. यस सर.
Yes, sir. Okay. Other than fundamental and derived units, there are two more units called supplementary units. Supplementary units जिनको हम लोग फंडामेंटल भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, और जिनको हम डिराइव्ड में भी नहीं रखते हैं, तो ये थोड़े से अलग हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कौन कौन आता है? तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में दो यूनिट्स हैं, एक है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज सिंपली, जैसे दिस इज आर्क and this is radius, so this is plane angle. So plane angle is simply defined as arc upon radius. अब ऐसे देखो तो आर्क को भी हम मीटर में मेजर करेंगे, रेडियस को भी मीटर में मेजर करेंगे, तो आर्क अपॉन रेडियस किस में आएगा? सर रेडियन होगा। आर्क अपॉन रेडियस में आर्क देखोगे तो वो भी मीटर में है, रेडियस भी मीटर में है, तो वैसे तो डायमेंशनलेस आएगा, लेकिन इसका यूनिट अगर हम लोग देखें तो इसका यूनिट डिफाइंड है रेडियन, ठीक है ना। लिखते हैं सिंपली इसको RAD। तो ये तो हो गया प्लेन एंगल, एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे कहीं ना कहीं, तो डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ हम लोग इसको डेफिनेशन की तरह ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। आएगा जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स डिफाइन करेंगे, वहां पे ये सॉलिड एंगल आएगा। तो सॉलिड एंगल ऐसे सपोज कर सकते हो जैसे प्लेन एंगल प्लेन में होगा, सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल होगा, 3D में होगा। तो ये जो एंगल बन रहा है सरफेस का, दिस इज सॉलिड एंगल, एंड सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर, और इसका यूनिट निकल के आता है स्टेरेडियन, ठीक है। इसको हम SR भी लिख देते हैं, रेडियन एंड स्टेरेडियन, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो देखो अब हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में बाकी सारे क्वांटिटीज का यूनिट्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो उन यूनिट्स को डिफाइन करने से पहले एक क्वांटिटी और इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका सिग्निफिकेंस बिल्कुल यूनिट जैसा ही है, बट ये कि यूनिट को हमको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, मीटर पर सेकेंड, तो उतना बड़ा ना लिखना पड़े, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म डिफाइन कर दिया गया कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे dimensions and dimensional
फॉर्मूला, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो क्या होता है डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला? जैसे हम लोग लिखते हैं स्पीड, तो स्पीड को हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड लिखना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसके अंदर v लिख देंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इसी तरह से, दैट इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। और डिस्टेंस को हम लोग l से और टाइम को हम लोग t से डिनोट करें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा LT-1। लेकिन ध्यान रखना डायमेंशंस क्या है, तो डायमेंशंस के लिए बोलेंगे कि डायमेंशंस आर दी पावर्स टू विच fundamental units must be raised to get units of derived physical quantity। बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। तो वेलोसिटी का या स्पीड का जो डायमेंशन है, इट बिकम्स डायमेंशनल फॉर्मूला बिकम्स LT-1। और डायमेंशंस के बारे में बोलेंगे तो डायमेंशंस को ऐसे बोलेंगे कि डायमेंशंस ऑफ लेंथ एंड टाइम आर +1 एंड -1 फॉर स्पीड। ये मतलब होगा, डायमेंशंस का मतलब है पावर से, ठीक है ना, और डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है और कुछ नया नहीं है, कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, इट इज सिंपली ए शॉर्ट फॉर्म। मीटर पर सेकंड ना लिख के उसको हम L/T लिख रहे हैं, L/T लिखे या इसको हम LT-1 लिखे, ठीक है ना। सिमिलरली बता सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का क्या बनेगा इसी तरह से, अगर डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो मास को रिप्रेजेंट करेंगे m से और वॉल्यूम हो जाएगा ml-3। तो ये हो जाएगा ml-3। अब पावर 1 होती है तो नहीं लिखते हैं, तो m को m ही रखेंगे, l पावर -3 हो जाएंगे। तो डायमेंशंस क्या बनेंगे, तो डायमेंशन ऑफ मास 1 एंड डायमेंशंस ऑफ लेंथ इज -3। ये ध्यान रखना, डायमेंशन का मतलब वो फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशन का मतलब पावर से है। Dimensions of mass is +1 and length is -3। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगी, सिंपल चीजें हैं सारी। Yes, sir. ठीक है, तो अभी आपको एक काम ये करना है, मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के नाम बता दे रहा हूँ, तुम्हें उनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के रखने हैं, ठीक है ना, एक बार निकाल लेने हैं। जिसका भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में प्रॉब्लम आएगी तो मुझे आप बताओ, तो मैं उसका करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या है वो मैं बता दूंगा, बट डायमेंशंस आपको एक बार सारे क्वांटिटीज की निकाल के लेनी है। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज है मैं लिखते जा रहा हूँ 1 by 1, ठीक है। जैसे देखोगे ध्यान से तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेंथ, इन सबका डायमेंशन सेम आएगा, डायमेंशन लिखते जाना आगे, जिसका निकालने की जरूरत पड़े उसका निकाल के लिख देना, ठीक है। देन वेलोसिटी, स्पीड, देन एक्सीलरेशन, फोर्स, ठीक है, देन काइनेटिक एनर्जी,
potential energy and work, linear momentum, then torque, moment of inertia, angular momentum, moment of inertia, angular momentum, angular velocity, angular acceleration, stress, pressure, strain, ठीक है, then specific heat capacity, molar heat capacity, latent heat. मुझे लगता है निकाल सकते हो, बताओ किसी जिसका प्रॉब्लम बताना, इसका नहीं निकल पा रहे हो. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला एल आएगा, ठीक है ना. वेलोसिटी स्पीड हो जाएगा एल टी -1, एक्सीलरेशन हो जाएगा एल टी -2, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी -2, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एम एल टू टी -2. लीनियर मोमेंटम कितना आएगा? ml1 t-1 ml t-1 1 है तो बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. टॉर्क, ml2 t-2 टॉर्क का और एनर्जी का सेम आएगा, क्योंकि टॉर्क को भी हम लोग फोर्स इनटू आर्म लेंथ लिखते हैं और वर्क को भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, तो यूनिट तो सेम ही आएगा, ठीक है ना. डायमेंशन सेम आएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम प्रियांशु, आपके बैकग्राउंड बहुत नॉइज है, आप लोग कैसे पढ़ रहे हो? अनम्यूट करना भूल गया था सर. एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ml2 t-1 एंगुलर वेलोसिटी. अब देखो एंगुलर वेलोसिटी को लिखेंगे एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, और एंगल क्या बनेगा? एंगल इज डायमेंशनलेस, एंगल इज डायमेंशनलेस. तो एंगुलर वेलोसिटी इज सिंपली t-1, एंगुलर एक्सीलरेशन t-2, स्ट्रेस, प्रेशर, तो प्रेशर के लिए फोर्स में एरिया से डिवाइड करेंगे, तो एरिया से डिवाइड करेंगे तो ml-1 t-2, और स्ट्रेन, स्ट्रेन इज अगेन डायमेंशनलेस. तो इसको डायमेंशनलेस लिखो, या इसको ऐसे लिखो, या फिर इसको 1 लिख दो, तीनों का मतलब एक ही है. डायमेंशनलेस लिखो या m0 l0 t0 लिखो या फिर 1 लिख दो.
किसी का निकालने में डाउट आया है तो बताओ मुझे। कोई डाउट नहीं किसी को? No, sir. देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो फॉर्मूला ये होता है दैट हीट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो ये वाला जो एस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो हीट और एनर्जी दोनों का मतलब एक ही है, तो डायमेंशन वही आएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर डायमेंशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 डिवाइडेड बाई m और डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को थीटा से डिनोट कर दो या k से डिनोट कर दो, दोनों से ही कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आ जाएगा L2t-2 एंड थीटा-1। देखना ध्यान से। मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी के लिए हीट को लिखते हैं एन सी डेल्टा टी। तो इसमें सी जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी बन जाएगा। तो सी का डायमेंशन आ जाएगा एनर्जी का डायमेंशन ml2t-2 डिवाइडेड बाई एन, एन का मतलब हो जाएगा मोल एंड थीटा। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा ml2t-2 मोल -1 एंड थीटा-1। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के लिए लिखते हैं हीट इज इक्वल टू m इंटू एल। तो यहाँ से L का डायमेंशन लेटेंट हीट का ये हो जाएगा L2t-2, L2t-2। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो? नहीं सर। ठीक है तो ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना, बट कुछ कुछ हम लोग निकाल के देख लेते हैं जो हमें ज़्यादा यूज पड़ेंगे। और जैसे आगे बढ़ो, नेक्स्ट 17 में चार्ज हो गया, देन पोटेंशियल, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बनेगा। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टेंस, ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड और कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। करंट के ही तरह है, करंट डेंसिटी, इनके निकालो।
किसी का फॉर्मूला नहीं मालूम है निकालने का तो बताओ। भाई चार्ज के लिए तो लिख सकते हैं ना करंट इनटू टाइम, सर एक साइलेंट नोट क्या होगा इसका नाम? तो लिख दो IT। अब साइलेंट नोट के लिए Coulomb's लॉ यूज कर लो। सर सर वेरीफाई कर लिया आंसर आ गया है। पोटेंशियल अगर लिखना है तो पोटेंशियल के लिए हम लोग बोल सकते हैं, पोटेंशियल को लिख सकते हैं W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट पर मीटर होता है। देन रेजिस्टेंस के लिए V इक्वल टू IR। मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, फोर्स इज इक्वल टू BIL, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब साइलेंट नॉट के लिए यूज कर सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और म्यू नॉट के लिए एक फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फ्लक्स अपॉन टाइम, एंड करंट डेंसिटी का मतलब होगा करंट अपॉन एरिया। देखो निकालो सभी के। सर हो गया। ठीक है ना, देखो अब सभी के याद रखना तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली, तो ये जरूर ध्यान रखना कि उसका डायमेंशन निकालने के लिए व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वे, मतलब कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। तब हम सोच रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो वो जरूर ध्यान रखो किस फॉर्मूले से वो जल्दी से जल्दी निकल के आएगा, वो जरूर ध्यान रखो। बाकी तो जब कैलकुलेट करोगे तभी निकालना पड़ेगा ही, सारे याद करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद देखो क्वेश्चन एक करते हैं, फाइंड डायमेंशनल formula of following physical constants और quantities। इसके बाद कुछ कांस्टेंट्स भी हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकालो, इसके लिए G से डिनोट करते हैं इसको हम। देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको हम लोग R लिखते हैं। और देखो जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हम H से डिनोट करते हैं। स्टीफन्स कांस्टेंट, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। देन बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, इसको हम K से डिनोट करते हैं।
वीन्स कांस्टेंट, ठीक है। देन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, देन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को भी K से डिनोट करते हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से डिनोट करते हैं। इनके निकालो क्या आएंगे, बताना आंसर आए तो। स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू देखो ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए तुमने यूज किया होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देन गैस कांस्टेंट के लिए यूज कर लो PV इज इक्वल टू nRT। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए यूज कर सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। और स्टीफन्स कांस्टेंट के लिए यूज करेंगे पावर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू टी पावर 4। ए एरिया है और टी टेम्परेचर है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए यूज करेंगे एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के टी, अगेन के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। वीन्स कांस्टेंट को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से, और फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी। वेवलेंथ इंटू टेम्परेचर इज इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो उसको हम लोग लिखते हैं कि रेट ऑफ हीट कंडक्शन, रेट ऑफ हीट कंडक्शन, तो इसको हम पावर ही बोल सकते हैं, इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन L। इसमें K थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो गया, A एरिया हो गया, और T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, L थिकनेस हो गई। एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमारे पास स्टोक्स लॉ का एक फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। आर रेडियस है, V वेलोसिटी है, F फोर्स है, ठीक है ना। एक बार देख लो निकाल के क्या क्या आता है। इसका आएगा m-1 L3 T-2। गैस कांस्टेंट का आएगा ml2 T-2 मोल -1 एंड थीटा-1। प्लैंक्स कांस्टेंट का आएगा ml2 T-1
स्टीफन्स कांस्टेंट का क्या आया? पावर का क्या लिखते हैं? पावर का होता है ml2t-3, तो L2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये m(t-3) एंड θ-4। बताना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, मैच करना चाहिए तुमने जो निकाला है उससे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का आएगा ml2t-2 एंड θ-1। वीन्स कांस्टेंट का हो जाएगा L इंटू थीटा। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का हो जाएगा ml t-2 एंड θ-1 एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आएगा ml-1 t-1। बताओ, किसी का बताना है मुझे तो। सर विस्कोसिटी का नहीं समझ में आया। विस्कोसिटी का निकालने के लिए क्या करो, ये जो फॉर्मूला लिखा है, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये ईटा विस्कोसिटी है। तो देखो ये जो 6 पाई है ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है और ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। और हमें ईटा का चाहिए, तो ईटा का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स अपॉन आर इंटू वी का डायमेंशन। अब इन सब का रख दो, फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे हम लोग ml2t-2 और r की जगह आएगा l, r रेडियस है वो भी l हो जाएगा, और v स्पीड है तो स्पीड हो जाएगा lt-1। ये सॉल्व करोगे तो ये ml-1 t-1 आ जाएगा। बेसिकली ये समझो कि हमें जितने भी क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, जितने भी कांस्टेंट्स हैं, हमें सभी का फॉर्मूला एक जरूर पता होना चाहिए जिससे हम उसका डायमेंशन निकाल पाए, क्योंकि चैप्टर है इजी बट इम्पोर्टेंट बहुत है। ये क्वेश्चन आता ही आता है 100% इसका, और इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर गलत होगा तो बहुत दुख होता है। और गलत होने के लिए जरा सी मिस्टेक्स ही काफी है, तो एकदम परफेक्टली एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। और इसमें से कोई और निकालो, जैसे आई रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इसको भी हम आर से ही डिनोट करते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? रिडबर्ग कांस्टेंट कहाँ पे आता है? रिडबर्ग कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखा है ना ये फॉर्मूला? तो ये वाला जो पार्ट है ये तो डायमेंशन लेस है, n1 n2 तो नंबर है ना, डायमेंशन लेस है, तो इसका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, l-1 हो जाएगा। सर देखो अभी बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो अभी मैंने नहीं लिखी हैं, जो मेन मुझे ध्यान आई मैंने सारी ले ली हैं, बट अभी भी बहुत सारी हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बट वो क्वेश्चंस तुम जल्दी से तभी कर पाओगे जब तुमने सारा एक बार निकाल लिए हो एक बार। तो आज का तुम्हारा होमवर्क यही है, जो भी तुम्हारे पास बुक पड़ी हो, हर एक बुक में दी होंगी डायमेंशन, तो सारी क्वांटिटीज को एक बार रिव्यू कर लेना,
तुम्हारे दिमाग में वो फॉर्मूला होना चाहिए। जब ऐसा नहीं जब क्वेश्चन करने बैठे फिर हम पन्ने पलट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि उससे डायमेंशन कैसे निकालनी है, ठीक है ना। तो आज का होमवर्क यही है कि आप अपने जो भी आपके पास होगी उसमें सारे फिजिकल क्वांटिटीज को एक बार रिव्यू कर लेना कि सभी का डायमेंशन तुम निकाल पा रहे हो या नहीं। किसी में कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लास के पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं क्वेश्चंस टेक अप करूंगा, ठीक है ना। मतलब अभी तो हमने बस बेसिक बातें करी हैं, जैसे आते हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। हाँ कुछ पूछ रहे थे।